अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुजैन जहान खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोई खातिर ख्वाह किरदार अदा ना कर सकी है, जिसके नतीजे में बानी पीटीआई के बेटों की पाकिस्तान आकर अपने वालिद के लिए तहरीक चलाने की बाज़गश्त जारी है। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी रहनुमा अभी तक कासिम और सुलेमान की पाकिस्तान आमद का कोई भी हतमी स्केड्यूल नहीं बता सका, जिससे अब ये सवाल भी जन्म ले रहा है कि बानी पीटीआई के बेटों ने पाकिस्तान आना भी है या नहीं। लेकिन इस सब के बावजूद इस वक्त बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल बन चुकी है। बानी पीटीआई के बेटों की आमद की खबर पर हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। हुकूमती वुज़रा उनको गिरफ्तार करने की धमकियां भी दे रहे हैं। हालांकि यही रहनुमा माजी में बानी पीटीआई के बेटों का किसी भी तहरीक में हिस्सा ना बनने पर ताने दिया करते थे, और अब जबकि अलीमा खान ने कासिम और सुलेमान की वतन वापसी की बात की है, ऐसा ही एक और मामला है। हुकूमत पाकिस्तान ने हाल ही में 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला किया है। हालांकि पाकिस्तान ज़राई मुल्क होने की हैसियत से जहां बेशतर ग़ज़ाई इजनास में खुद कफील है, वहीं चीनी बनाने के लिए दरकार गन्ने की भी यहाँ बड़ी सतह पर काश्त की जाती है। इसके बावजूद इस वक्त हुकूमत को चीनी दरामद करना पड़ गई है, जिसकी वजह से न सिर्फ कौमी खजाने पर बोझ पड़ेगा बल्कि अवाम की जेबों से मजीद पैसे भी बटोरे जाएंगे। माजी में चीनी दरामद करने की मुखालफत करने वाले आज खुद चीनी दरामद करने जा रहे हैं। बानी पीटीआई के बेटों की सियासत में एंट्री की खबरों और दीगर अहम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है तर्जमान बानी पीटीआई न्याजुल्लाह खान न्याजी। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, ये कहना तो दुरुस्त होगा कि जो मौजूदा क़यादत है वो इमरान खान साहब को जेल से निकालने में नाकाम हो गई है, वो तहरीक चलाने में नाकाम हो गई है कि फाइनली उनके बच्चों को आना पड़ रहा है। जी देखें सर, 8 फरवरी को इलेक्शन हुए और 8 फरवरी को आपको पता है कि लोगों ने मैंडेट दे के वाज़ेह कर दिया कि लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। उस 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद वो काम था लीडरशिप का कि उस मूवमेंट को उसी टाइम चलाते। ये एक टाइम था मूवमेंट चलाने का, क्योंकि फॉर्म 45 पे हमारे कैंडिडेट जीत चुके थे, लेकिन ये मूवमेंट नहीं चली। अब टाइम जहाँ तक आप पहुँचा है कि खान साहब के बेटे भी इस मूवमेंट में इस वजह से आ रहे हैं कि सबसे बड़ी वजह यह है कि खान साहब के ख़िलाफ़ जो इनह्यूमन किस्म का जो एटीट्यूड है, ट्रीटमेंट है, उसके लिए अब मुख्तलिफ NGOs हैं वो भी देख रही हैं कि एक फार्मर प्राइम मिनिस्टर जिसको इस तरीके से कैद में रखा गया, जिसको बेसिक फैसिलिटी जेल मैनुअल कहता है वो भी नहीं दी जा रही। खान साहब ने उस दिन अपनी दो बहनों नौरीन और डॉक्टर उज़मा के पैगाम ये भेजा कि 1 हफ़्ते से मेरा अखबार भी बंद है और मेरा TV चैनल जो PTV का दिया था वो भी बंद है। जिस तरीके से वो रह रहे हैं 8x14 के कमरे में, वो आपको पता ही है। अब खान साहब के बच्चों को कल से हाइप क्रिएट हुई मीडिया के ऊपर। अब देखें कि उनके बच्चे तो आते ही नहीं थे, वो तो कहते हैं जी हमने पाकिस्तान आना ही नहीं है, हम तो जहाँ फॉरेन में बैठे हैं वो आ नहीं रहे। इनके बच्चों के बारे में कहा जाता है देखिए जी इमरान खान के बच्चे बाहर बैठे हैं, हालांकि इमरान खान की बहनें तीनों जहाँ मौजूद हैं और उनके पास कोई पार्टी का ओहदा नहीं है। आप ये देखें, इसी वजह से इमरान खान कहता है कि ये मौरूसी पार्टी नहीं। अगर बच्चे आ रहे हैं तो आप उनको बर्दाश्त करें। आज ऐसा ऐसा उनकी ट्यून ये हो गई है, हाँ जी आएँ जी मिलें, अगर वो तहरीक चलाते हैं तो ये होगा, भाई गिरफ्तार कर लिया कर। अब राना साहब से कोई पूछे कि आपके लोग तो मरियम बीबी कहती थी कि जी मेरी तो जायदादें भी यही नहीं है, हम तो बाहर बैठे हैं, वो तो आ ही नहीं रहते, अपने फोतगियों पे भी नहीं पहुंच सके थे। अगर इमरान खान के बच्चे अपने वालिद को मिलने आ रहे हैं तो इतना शोर क्यों है? सर, वो मिलने आ रहे हैं या तहरीक चलाने आ रहे हैं? नहीं, इमरान खान अपनी पार्टी को पूरा टेस्ट कर रहा है सारा। सर, अब भी टेस्ट करना रह गया? मैं बताता हूँ। उसने कहा है कि मेरी पार्टी की लीडरशिप जो है इस जो प्रोटेस्ट है इसको लीड करे। हाँ, इस वजह ज़रूरी है कि आपको पता है कि 8 फरवरी से लेकर आज तक चीज़ें क्लियर हो गई। इमरान खान ने जो अपनी तहरीक 1996 में चलाई ना, उसकी तहरीक यही थी, तहरीक इंसाफ यानी रूल ऑफ लॉ। अब चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि कौन खड़ा हो सकता है इसके लिए। जो इलेक्टेबल लोग थे, जो इस निज़ाम और इस कल्चर के आदी थे, ठीक है, उनसे जान छूट रही है। कौन आ रहा है? वर्कर आ रहा है। और अब डायरेक्टली इमरान खान और वर्कर के दरमियान राब्ता है। लेकिन सर, वर्कर तो 24 नवंबर को भी आया था ना, लीडर नहीं थे। बुशरा बीबी तो आ गई थी, फिर बुशरा बीबी किस तरह से गई वो भी सबको पता है, लेकिन लीडर तो था ही नहीं वहाँ पे, जिसको आवाम ने वोट दिया। मैंने तो आपको सारा कह दिया कि 8 फरवरी जो इतना बड़ा दिन था, जिसको 9 फरवरी फॉर्म 47 में तब्दील किया गया,
हमारी लीडरशिप को लीड करना चाहिए था। तो ये कहना दुरुस्त है कि लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड है और लीडरशिप चाहती ही नहीं कि इमरान खान आए, क्योंकि इस वक्त बहुत से लोग फेमस हुए हैं इमरान खान के नाम पे, बहुत से लोगों की दाल रोटी चल रही है इमरान खान के नाम पे। तो अगर इमरान खान आ जाता है तो फिर उनका तो धंधा बंद हो जाएगा। देखिए, सबसे ये मैं बड़ी अहम बात कर रहा हूँ, सबसे अहम बात यह है कि जब भी आइन को कोई ज़रूरत पड़ी, इस मुल्क को जब अच्छे ट्रैक पे आने लग गया, तो उसको ये बदकिस्मती है कि ऐसे वकला भी है जो आइन के ख़िलाफ़ खड़े हो गए, ऐसे जस्टिस भी है मुनीर जैसे जिन्होंने एक अच्छे वक्त में पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, स्टेट का स्टेबिलिटी, पॉलिटिकली इकनॉमिकली स्टेबिलिटी नहीं हुई। इसी तरह आज भी इसी तरह है कि कल्चर ऐसा हो गया है कि लोग चाहते हैं कि लोगों का मुतमईन नज़र क्या है कि मैं सेनेटर बन जाऊं। अभी आप बताएं कि कितने, अभी आपने खुद KPK में कितने लोग कोशिशें कर रहे हैं टिकट सेनेटर की एक और बात है कि आप नहीं, मैं फिर बस कंप्लीट कर लूँ कि इमरान खान का ये वक्त आपको बताएगा कि लोग बेशक चले जाएं, उसका जो 96 का मिशन था वो पूरा हो गया। 6 फरवरी को सारा मेरी इमरान खान से मुलाकात हुई और 8 फरवरी के इलेक्शन थे, तो खान साहब ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि 1996 से जो मैंने मिशन चलाया था, अब मेरा राबता डायरेक्ट आवाम के साथ है, मैं टिकट जिसको भी दूंगा वो जीतेगा। और 8 फरवरी को साबित हो गया। 8 फरवरी को साबित हो गया। लोगों ने, किसी ने मूली को वोट दिया, किसी ने बैंगन को वोट दिया, हर चीज़ को, बोतल को वोट दिया। लेकिन अब जब वो जिन लोगों को वोट मिल गए और वो इमरान खान साहब की वजह से ऐवानों में बैठ के, उन लोगों ने कोई किरदार अदा नहीं किया। एक भूख हड़ताल हुई कि जी चंद घंटे हम भूख हड़ताल करेंगे, वो भी तोड़ नहीं चढ़ी। फिर कहा गया कि जी अडियाला के बाहर बैठ के एहतजाज करेंगे। फिर आपके ही कुछ लीडरान थे, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर अडियाला के बाहर एहतजाज करेंगे वो खान साहब को किसी दूर जेल में ना ले जाए। अगर ले भी जाते हैं तो आप मुलाकात कर सकते थे ना, इस्लामाबाद से किसी दूसरे इलाके में जाना कोई मुश्किल नहीं था। कोई मुश्किल नहीं। अपना कंफर्ट लेवल देखा। इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो अडियाला के रास्ते में जलील होती हैं बेचारी, वो कभी उनको मोटरवे पे छोड़ाया जाता है। आपकी ख़वातीन रिजर्व सीट्स के लिए तो बड़ी आवाज़ उठाती थी, जाके सुप्रीम कोर्ट में भी बैठती थी। खान की बहनों के लिए कोई नहीं आता था। इसी तरह अब बुशरा बीबी की तबीयत ख़राब होती है, आपकी ख़वातीन नहीं होती। लेकिन अभी कुछ ख़वातीन कहती हैं कि हमें सेनेट का इलेक्शन का वो टिकट है वो दे दिया जाए। और ये कुछ वो ख़वातीन हैं जो मोहतरम इमरान खान साहब की जो बहन है अलीमा बीबी, उनके बेटे के मुतालिक भी बातें कर चुकी हैं कि जी वो किस तरह से आ गए हैं। तो आपके अपने अंदर जब इतनी ज़्यादा ब्लैक शीप्स हैं जिनको सिर्फ इक़्तिदार चाहिए, तो फिर आपका खान कैसे बाहर निकलेगा? और अगर उसके बच्चे आते हैं तो फिर तो ये सब मतलब ये तो ख़त्म हो जाएंगे। अगर बच्चे आ जाते हैं तो फिर इनकी तो रोज़ी रोटी ख़त्म। बिल्कुल। तो ये तो नहीं चाहेंगे कि बच्चे आए। अब मैं बताता हूँ कि खान साहब की जो जंग है ना, वो 76 साल निज़ाम के ख़िलाफ़ है। वो फिलहाल अच्छा, मैं आगे ये आपके जवाब की तरफ आ रहा हूँ। और ये लोग आदी हो चुके हैं उस निज़ाम के साथ, एक कल्चर बन गया पाकिस्तान में उस निज़ाम के साथ चलना, और उस निज़ाम उनको कंप्रोमाइज़ कर लेता है। मैं आपको बिल्कुल मुख्तसर जवाब दूंगा कि हमारे पार्लियामेंटेरियन मौजूद हैं, पार्लियामेंट में भी हैं, KPK में भी हैं, पंजाब में भी हैं। आपने ठीक कहा कि लोग नहीं निकले, लोगों को निकलना चाहिए। अगर खान के लिए भूख हड़ताल होती है D चौक में, तो हम आते हैं, अगर 1 घंटा बैठ के चले जाते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि हम किसकी वजह से पार्लियामेंट में बैठे हैं। यानी अच्छा, अगर खान को लालच होता, एक आदमी के पास कोई सीट नहीं, वो जेल में बैठा है 2 साल से, झूठे मुकदमात भुगत रहा है, आपको सीटें मिली हैं, पार्लियामेंट में पहुंचे हैं ड्यू टू खान के विजन से। बिल्कुल। आज खान की बहनें अगर ये बात कहती हैं, वो ये नहीं कहती, वो कहती हैं आप निकलो। ये कहते हैं ना कि जी हमारे ऊपर, वो कह रही है कि आप लीड करो और निकलो। यही बात खान कहता है और यही वर्कर कहता है। अब वर्कर के सामने हम अकाउंटेबल हो गए हैं, जो हमारे लीडर हैं। वर्कर पूछता है कि भाई हमने तो वोट दिया खान की वजह से, अब आप पार्लियामेंट में बैठे हैं तो आप लोगों का रोल है, आप लोगों को लीड करें। अब अगर बैक टू द टॉपिक, अब ये तहरीक चलेगी और इसको लीड कौन करेगा? हम सुनते आ रहे हैं कि जी ईद के बाद तहरीक चलेगी, पिछली ईद से सुन रहे हैं जी। फिर 10 मुहर्रम के बाद तहरीक चलेगी, कोई नहीं चली। अब जी इमरान खान के बेटे आके तहरीक चलाएंगे। जहां गवर्नमेंट में बौखलाहट है, वहीं कहीं ना कहीं आपके अपने लीडरान में भी बौखलाहट है कि अगर बच्चे आ गए तो फिर हम किधर जाएंगे। अब तहरीक चलेगी और अगर चलेगी तो लीड कौन करेगा? अच्छा, मैं आपको बताऊं, इमरान खान अगर बाहर आना चाहे तो कोई टाइम लगेगा? डील करके इमरान खान कंप्रोमाइज़ करता है, 1 मिनट लगेगा, क्योंकि वो उनको ही पता है कि झूठे मुकदमात हैं। और झूठे मुकदमात, आप तो वकील भी हैं, बैरिस्टर हैं, झूठे मुकदमात आप मेरे साथ भी रहे, लगने नहीं दिए थे अदालतों में। खान कहता है मेरा मुकदमा लगाओ, जो फैसला होता है मैं कभी भी, ये हमारे ज़िम्मे लगाया जाता है, वो जी फलां PTI का जज है। कोई PTI हम नहीं कहते, हम कहते हैं कि हर जज आज़ाद है, अदलिया आज़ाद है, आज़ादी से फैसले करें, जो फैसला वो करें
जो उनको सामने नज़र आया कि यार ये झूठा केस है। हमें किसी से सरोकार नहीं कि कौन जज क्या है, जज क्योंकि लिखा है बेसिक। लेकिन सर ये तो आपकी अच्छा, लीड का क्वेश्चन आपने कहा जी, लीड कौन कर रहा है इस टाइम? वो जो पैटर एंड चीफ है, जो चेयरमैन है बानी पीटीआई, वो खुद कर रहा है, जिस तक किसी की रसाई नहीं है। हाँ, वो रसाई क्यों नहीं कर रहे कि इमरान खान के बारे में हम ये कहते हैं कि मुल्क में इतने क्या जो अभी हालात जंग के सुनाते हैं इंडिया के, हम नहीं उसके खिलाफ, हम भी खिलाफ हैं इंडिया के, और हमारी पॉलिसी भी वही है। इमरान खान को नेशनल या इंटरनेशनल पॉलिसी पे भी उसका बयान नहीं आने देते। क्यों नहीं आने देते? कि ये अवामी लोग नहीं हैं, ये चाहते हैं कि उसका क्रेडिट भी इमरान खान को जाएगा, लिहाजा ये इमरान खान से बिल्कुल डरे हुए हैं। इनके ऊपर इमरान खान का खौफ है, और उस खौफ की वजह से इन्होंने और ज्यादती की मुल्क के साथ। उस खौफ की वजह से इन्होंने आईन को तब्दील कर दिया है। कभी भी आईन में इस तरह की तरमीम करके आपने अदलिया की आज़ादी को अंडरमाइन कर दिया, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। इस टाइम सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी को, एपेक्स जुडिशरी जो बैठी है, उन्हें खुद सोचना चाहिए कि अगर हम इस तरह का निज़ाम देंगे और इस तरह अदलिया कंप्रोमाइज़ हो गई तो एक ही लोगों की उम्मीद होती है, एक अदारा है, वो है अदलिया, जिसकी तरफ से जो बैलेंस रखता है स्टेट के इंस्टीट्यूशन के अंदर। अभी अदलिया आज़ाद है, आप ऐसा सोच रहे हैं? 26 तरमीम के बाद तो जज खुद बोलते हैं आज़ाद किधर है? सही, उसकी आज़ादी। वो क्रेडिट आप लेना कि आपकी वजह से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को नहीं बनाया गया चीफ जस्टिस, क्योंकि एक उनके ऊपर एक आ गया था इल्जाम पीटीआई की तरफ। मैं शायद वो जस्टिस साहबान मंसूर शाह साहब सुन भी रहे हूँ। ना हम कोई मंसूर शाह साहब का कहते हैं, ना किसी और जज का कहते हैं। हम कहते हैं कि अगर मंसूर शाह साहब का राइट बनता था या कोई बनता था, उनको राइट मिलना चाहिए था। उनको माइनस, किसी को माइनस करना, ये अदलिया की आज़ादी पर हमला है। ठीक है, तो अगर आपने तो, बल्कि मैं कभी कभी कोट करता हूँ, मैंने मंसूर शाह साहब का एक लेक्चर सुना था, वो मिनॉरिटीज़ को एड्रेस कर रहे थे, तो मुझे बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि आईन पाकिस्तान के 2 पेज भी देख लें ना, तो उसके अंदर हर चीज़ है, मिनॉरिटी का प्रोटेक्शन, हाँ, एवरीथिंग। तो अब ऐसे जजेस को हम नहीं कहते, मेरे कभी पार्टी वाले भी कह देते फलां जज फलां, मैंने कहा नहीं, मैं तो पेश होता रहूँगा एडवोकेट जनरल। मंसूर शाह साहब हमें ज़्यादा लताड़ते थे, हमें ज़्यादा फोकस करते थे। मुझे कहा कि आपकी पार्टी जब नए अमेंडमेंट का केस था तो हमारे खिलाफ मंसूर शाह साहब ने फैसला दिया था उस अमेंडमेंट। लेकिन सर, माजरत के साथ, मैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ भी बढ़ना है, माजरत के साथ ये कहना चाहूँगी कि आपके जितने भी लीडर्स हैं जो इस वक्त इमरान खान साहब के नाम पे वोट लेके बैठे हुए हैं, उन सबको सिर्फ अपने में बैठने की लगी हुई है। और आपके जितने भी रिजर्व सीट्स वाले लोग थे, उनको भी यही था कि हमें सीट्स मिल जाए। और अब अगर सेनेट के इलेक्शन की बात की जाए तो अब भी आपके कुछ लोग जो कि कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, वो अभी भी यही चाह रहे हैं कि उन्हें सेनेट की सीट मिल जाए, सब कहीं पे भी जाए, हमें जो है वो सारे जितनी भी प्रिविलेजेस हैं वो हमें मिलते रहे। तो ये अनफॉर्चुनेटली आपकी पार्टी में ये हो रहा है। मैं बताता हूँ, आपने हमारी पार्टी में लोग आते हैं, आप कई लोग मिसालें देख देते हैं, आए साल पहले आए, 6 महीने आए, सीटें भी मिली, सारा कुछ हुआ ना, ठीक है। और ऐसे बुकला भी हैं जिनको एक एप्लीकेशन लिखनी भी नहीं आती, लेकिन वो कहते हैं कि हम खान साहब के वकील हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये तो छोटी सोच है ना लोगों की कि ये जब बंदा कहता है ना कि एक मैं लीडर, इमरान खान को लीडर मानते हैं ना, कि वो एक बड़ी जंग लड़ रहा है रूल ऑफ लॉ की। इमरान खान के खिलाफ एक सिस्टम जो है, पूरी एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई। पहले आपको पता है रिजीम चेंज हुआ, उस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के बाद इंटरनल एक्सटर्नल काफ़ी सारी चीज़ें कंप्रोमाइज़ करके एक आदमी को सिस्टम जो है वो कबूल नहीं कर रहा। बिल्कुल सर, ये सिस्टम कबूल नहीं कर रहा। अब देखते हैं क्या होता है। एक तरफ वफाक में इत्तेहाद हो तो दूसरी जानिब हर आए रोज आपस में ही दस्तो गिरेबान हो जाना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का वतीरा बन चुका है। वफाक में इत्तेहादी जमातों का ये इत्तेहाद इतना कमजोर पड़ गया है कि इस्लामाबाद में CDA की इमारतों का मामला हो या फिर कोई दाखिली इशू, हर बार दोनों जमातें आमने सामने आ जाती हैं। हाल ही में सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के एक इजलास के दौरान वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली नबील गबूल के दरमियान सख्त तल कलामी हुई। इस इजलास में शाजिया मरी और तलाल चौधरी के दरमियान भी नोक झोंक चलती रही। हालात इस नहज तक पहुंच गए कि नबील गबूल को इजलास से वॉकआउट करना पड़ गया। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदरूनी मसाइल और दीगर अहम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन नय्यर हुसैन बुखारी। सब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, जिस तरह पूरा पाकिस्तान जानता है कि ये जो हुकूमत है ये आप लोगों की सपोर्ट के साथ है और आप लोगों की सपोर्ट के बगैर ये कुछ भी नहीं कर सकती, बट अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि हुकूमत के वुज़रा हों या कोई भी लोग हों, ये किसी ना किसी वक्त पर आपकी जमात के साथ बहस करते हैं, चाहे वो फिर अज़मा बुखारी साहिबा हो, वो शर्जील मेमन साहब की किसी ना किसी ट्वीट के ऊपर कोई ऐसा कमेंट कर देंगी या उसको रीशेयर करके कोई ऐसी बात कर देंगी जिसमें वो हर चीज़ का खुद क्रेडिट लेती हैं। अभी रिसेंटली एक इवेंट ऐसा हुआ जिसमें नबील गबूल साहब और तलाल चौधरी साहब की कुछ तल्ख कलामी हुई, शाजिया मरी साहब ने भी
भी कुछ कलमात जो है अदा किए। ये ऐसा क्यों होता है? ये आपकी जो एक जमात है ये उसको क्या कमज़ोर समझते हैं, या ये अपनी एक पोजीशन पे आगे हैं कि आप लोगों को ये इस वक्त जो है कर रहे हैं, इतना समझ नहीं रहे हैं, या आप लोगों को अंडर वैल्यू कर रहे हैं? थैंक यू। गुजारिश है कि पॉलिटिक्स में हमेशा टॉलरेंस को अहमियत दी जाती है, और पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ वही होता है जिनमें टॉलरेंस होती है, और जिनमें टॉलरेंस नहीं होती तो फिर वो उनका एटीट्यूड पॉलिटिकल नहीं होता, और फिर इमेच्योरिटी की बात है। उनको एहसास होना चाहिए कि आपकी मरकज़ में हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की बुनियाद पे, और अगर मरकज़ में हुकूमत नहीं रही तो फिर पंजाब में हुकूमत भी नहीं रहेगी। लेकिन ये क्यों नहीं समझते कि पीपल्स पार्टी ने बड़ी कॉस्ट पे की, हम कॉस्ट पे कर रहे हैं इस मौजूदा अलायंस में आके। पॉलिटिकली पंजाब में पर्टिकुलरली हमें कॉस्ट पे करनी है, लेकिन हम इस मुल्क में जमहूरी अमल का हिस्सा बने। हमने जमहूरी इदारों के इस्तेकाम के लिए ये पेशरफ्त की, ये इत्तेहाद किया, और मेरा ख़्याल है जिनके ये फॉलोअर हैं वो समझते हैं, प्राइम मिनिस्टर ज़रूर समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या अहमियत है। लेकिन जो वैसे आके सीटें जिनको मिल जाती हैं विदाउट पॉलिटिकल एफर्ट्स, तो वो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। और वो जो इशू हुआ तलाल चौधरी साहब वाला और नबील कबूल साहब वाला, वो एक स्टैंडिंग कमेटी में था, और वो इशू रिलेटेड इस्लामाबाद था। एग्जैक्टली। इस्लामाबाद के जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो अपनी ट्रांसफ़र फीस CDA प्लॉट्स की कोई 300% कर दी, और वेरास वो नेगेट कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी को, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट को बेनिफिट देने के लिए टैक्सेस को रिड्यूस किया है, FPR ने रिड्यूस किया उसको। और मुझे समझ नहीं आती कि उनका एक अदारा जो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट की मर्ज़ी से वहाँ बैठा हो सरबरा, और वो बोर्ड वो इस किस्म के इक़दाम करें को जो फेडरल गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं उनको फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश करें। तो इस पर मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब की टीम को भी समझना चाहिए कि आप हुकूमत में ये जो ओहदे, ये वजारतें आपके पास हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरहून मिन्नत है। बिल्कुल सर। सर, चाहे बजट का इशू हो, कैनाल्स का इशू हो, कहीं पे भी कोई इशू आता है तो ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं कि जिनकी वजह से सहाफ़ियों को आप लोगों से सवाल करना पड़ता है। अभी जिस तरह से तलाल चौधरी साहब ने एक धमकी दी, उन्होंने कहा कि अगर आपने हमारी बात ना समझी तो फिर हम आपको और तरीके से समझाएंगे। सर, ये अचानक से इतना कॉन्फिडेंस जो इनमें आया, ये नंबर गेम पूरी होने के बाद आया, और उसके बाद ये इस तरह की अगर हरकतें कर रहे हैं, जिस पर नबील कबूल साहब ने फरमाया, जिस पर मैंने उनको कहा कि जो गुरूर आप दिखा रहे हैं वो इसलिए है कि आपको सादा अक्सरियत खैरात में मिली है। तो सर, ये जो खैरात में अगर इनको सीटें मिल गई हैं तो उसके बाद अगर ये ज़्यादा पावर में आ गए हैं, तो डोंट यू थिंक कि कोई ऐसा स्टेज आ सकती है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इनकी हुकूमत गिरा सके? डू यू थिंक ऐसा हो सकता है कि आप लोग क्या कल को PTI के साथ मिलके इस हुकूमत को गिरा दें? बुनियादी बात यह है कि इसका नोटिस प्राइम मिनिस्टर को लेना चाहिए, जो टीम को हेड कर रहे हैं, और इनको जो नए पॉलिटिशियंस हैं उनको मैच्योरिटी सिखाई जाए कि पार्लियामान में गुफ्तगू का अंदाज़ क्या होना चाहिए, और भला अपोजिशन के ही मेंबर्स क्यों न हो, हम तो इनके सपोर्टर्स बैठे हैं, उनके साथ भी इस किस्म का रवैया नहीं होना चाहिए। और इसीलिए कहते हैं ना, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। तो मैं नहीं समझता अभी भी उनके पास 169 का नंबर नहीं है उनके पास। एग्जैक्टली। 12 रिजर्व सीट्स को मिला भी लें तो दे रिक्वायर 169 मेंबर्स फॉर सिंपल मेजॉरिटी, दे आर हार्डली 125 ये रिजर्व सीट्स के बाद। तो ये बाकी जो है 169 कहाँ से पूरे करेंगे? MQM की भी इतनी तादाद नहीं है। अगर वो समझते हैं कि वो जो इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की बुनियाद पे लोग हैं उनको शामिल करेंगे, इट विल टेक अ प्रोसेस, इट विल टेक टाइम।
सही। और मैं नहीं समझता हूँ कि इतने इमेच्योर पॉलिटिशियंस PMLN में बैठे हैं, समझदार लोग भी बैठे हैं और उनको गाइड करना चाहिए ऐसे एलिमेंट को। सही। सर, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अगर PMLN ज़्यादा तंग करेगी तो क्या आप लोगों की पार्टी के पास प्लान बी है? ऑब्वियसली देख रहे जी, हम तो एक एग्रीमेंट के तहत बैठे हुए हैं उनके साथ, और जिसकी बुनियाद पे वो प्रीमियरशिप उनके पास है, प्रेसिडेंसी हमारे पास है, 2 प्रोविंसेस में हमारी गवर्नमेंट है, वो अब अपनी स्ट्रेंथ की बुनियाद पे बैठे हैं, 2 गवर्नर्स हमारे हैं। तो हमने तो वर्किंग रिलेशंस रखे हैं, और अगर वर्किंग रिलेशंस कोई जमात जो ड्राइविंग सीट पे है वो नहीं रखना चाहती तो उसको फिर मेरी पार्टी एग्जामिन करेगी, और फिर पार्टी एग्जामिन करके राय अमल तैयार करेगी। हमने तो आगाज़ में PTI को भी कहा था कि आप गवर्नमेंट बना लें, लेकिन उनमें भी पॉलिटिकल मेजॉरिटी नज़र नहीं आई। प्री मेच्योर उन्होंने रेजिग्नेशन करके अपना बेड़ा गर्क किया पंजाब में और KPK में भी। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स हर बंदे का खेल नहीं है। हम समझते हैं कि इसके लिए पॉलिटिकल विजन होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, और पेशेंस और टॉलरेंस के बगैर पॉलिटिक्स नहीं होती। दुरुस्त। सर, पिछले दिनों में मतलब पिछले हफ्ते में एक बहुत ही खबर गर्दिश कर रही थी जिसपे मोहसिन नकवी साहब की तरदीद भी आ गई जरदारी साहब को लेके कि उनसे कोई प्रेसिडेंटशिप ली जा रही है या किसी और को दी जा रही है। आपको क्या लगता है कि इस खबर के पीछे क्या वजह थी, इस किस्म की अफवाहें क्यों फैलाई जा रही थी? मेरा ख्याल है अभी तो ये खबर जो थी वो अपने अंजाम को पहुंच गई, क्योंकि इस पर सबसे पहले क्लैरिटी तो मैंने खुद दी थी को आज 4 दिन पहले मुझसे बहुत सारे चैनल्स ने इंटरव्यू लिया। पीपल्स पार्टी के बगैर ये जमहूरी सिस्टम चल नहीं सकता, जो नेशनल असेंबली की कंपोजिशन है और जो सेनेट की कंपोजिशन है। आज आप आसिफ अली जरदारी साहब, ही इज़ एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, और अगर कोई इस मुल्क में सियासत में हैजान पैदा करना चाहता है तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उसको अनस्टेबल करना चाहते हैं, अदम इस्तेकाम पैदा करना चाहते हैं, और पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी अगर वो शेक हुई तो फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं आएगी। तो अब पाकिस्तान एक ट्रैक पे चल पड़ा है, फाइनेंशियली भी हम समझते हैं पहले से इम्प्रूवमेंट आई है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है। तो वो एलिमेंट जो पाकिस्तान में पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, ये उन एलिमेंट्स ने ये इस किस्म की र्यूमर्स छोड़ी हैं। हकीकत से इसका कोई तल्लक नहीं है। मतलब मैं समझता हूँ कि अगर इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा, ऑब्वियसली इज एन इंटीरियर मिनिस्टर, लेकिन आप आइन को ज़रा पढ़ लें। हाउ कैन यू रिमूव आसिफ अली जरदारी? ट्रू। आपको इम्पीचमेंट चाहिए होगी, इम्पीचमेंट के लिए भी यू नीड स्ट्रेंथ फॉर दैट। और आप किसी और को लाना चाहते हैं तो फिर यू नीड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन 2/3 मेजॉरिटी से अमेंड होता है। दुरुस्त। सर, वो क्या अमेंडमेंट्स लाना चाहते हैं, तो ये सारी मैं समझता हूँ कि स्पेकुलेशन थी, क्या सराहियाँ थी जिसकी बुनियाद पे ये खबरियत जो है वो फैलाएगी। दुरुस्त। सर, एक और चीज़ कि आप बार बार जमहूरियत की बात कर रहे हैं, और आपकी पार्टी की बात जब भी होती है उसमें जमहूरियत का जिक्र आता है, और जितना भी देखा गया है हमने माजी में या अगर हम अपने बचपन से देख रहे हैं तो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन भी आपकी जमात ने बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन की पासदारी की बात भी आपकी जमात ने की। अब कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो इस वक्त ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो रही है, जिसमें आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो इस वक्त 27 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करने की बात की गई, जिसपे आज उन्होंने एक रिवीजन फाइल की मतीउल्लाह जान और असद तूर ने, और उसके ऊपर उनको जो है वो सस्पेंड कर दिया गया उस ऑर्डर को। किस तरह से देखते हैं आप कि कब तक सहाफ़ियों की ज़बान बंदी कराई जाएगी, चाहे वो फिर पीका का काला कानून हो, चाहे फिर वो इस तरह के हटकंदे हो? आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये आपकी जमात ने कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस कराया था? ऑब्वियसली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे हम बिलीव करते हैं, और हमने अप होल्ड किया हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, उसके लिए हमने सेक्रीफाइस भी किया। लेकिन एट द सेम टाइम सर्टन लिमिटेशंस कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट के अंदर भी हैं। यू कैन नॉट डिस्कस अ कंडक्ट ऑफ अ जज इवन इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट एक ऐसा फोरम है जिसपे आप जो बात कर दें उसका कोई कॉग्निजेंस कोर्ट नहीं ले सकती, लेकिन सर्टन लिमिटेशंस हैं पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स पे भी,
और आप कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस को देख लें, इवन आप आर्टिकल 62 और 63 को भी पढ़ें जी कि आप आर्म फोर्सेस और जुडिशरी के खिलाफ जो बंदा गुफ्तगू करे और उनको क्रिटिसाइज करे, उनके बारे में भी आर्टिकल 63 में। इसलिए हर जो फंडामेंटल राइट है, देयर आर चेक्स एंड बैलेंसेस, ट्रू, और विद इन चेक्स एंड बैलेंसेस रहना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर लीव करती है और जमहूरियत की एहसास जो है उसकी बुनियाद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे है। दुरुस्त सर, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी माजी में फरमाया कि अगर वो पॉलिटिशियन ना होती तो वो सहाफ़त में होती, यानी कि उनका एक फेवरेट प्रोफेशन था। अगर मैं कोर्ट प्रोसीडिंग की बात करूं तो सर एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, आप लोग उसको साइल को सुनते हैं, आप उसको एक मौका देते हैं, एक ये लॉ की ही टर्म है, नो वन कैन बी कंडेम अनहर्ड। तो अगर आपने किसी को सुना ही नहीं, आपने उसके खिलाफ एक फैसला भी जारी कर दिया, वो अलग बात है कि वो सस्पेंड हो गया। तो मैं उस पर यही आपका मौक़िफ़ जानना चाह रही थी। दूसरी तरफ सर एक और बातें हो रही है 27वीं आईनी तरमीम की। डू यू थिंक 27वीं आईनी तरमीम हो रही है या होनी चाहिए? इस पर आपका क्या स्टांस है? नहीं, 27वीं आईनी तरमीम का सब्जेक्ट क्या है? खाली ये फिगर क्या देना कि 27वीं तरमीम आ रही है। व्हाट इज द टेक्स्ट ऑफ दैट अमेंडमेंट? डू यू नो दैट? नहीं, अभी तक तो स्पेकुलेशंस ही हमने सुनी है कि शायद जजेस साहिबान की उम्र बढ़ा दी जाएगी। स्पेकुलेशंस ही है ना जी सर। नहीं, देखा ना जी, अमेंडमेंट बिल मूव तो कोई भी कर सकता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल, लेकिन अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए, खबरियत के लिए कोई बड़ा अमेंडमेंट मूव कर दे। अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तब हो सकती है कि जब आपको ये एतमाद हो कि 2/3 मेजॉरिटी नेशनल असेंबली में आपके पास है और 2/3 मेजॉरिटी आपके पास सेनेट में है। और आज किसी एक जमात के पास 2/3 मेजॉरिटी है, किसी एक जमात के पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं है। जब तक पॉलिटिकल फोर्सेस ऑन बोर्ड नहीं होंगी, और जो 26 अमेंडमेंट आपके सामने है, तो कितना प्रोसेस कितना लगा और इस पर कितने एफर्ट्स करने पड़े, मेरी क्या तो कितने एफर्ट्स करने पड़े कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड में लाने के लिए, और 26 अमेंडमेंट हुई। तो मेरा बुनियादी सवाल ये है, जो ये कहते हैं 27th अमेंडमेंट आ रही है, मैं उनसे कहता हूँ कि जी उसका टेक्स्ट क्या है, कौन कौन से आर्टिकल्स अमेंड हो रहे हैं, उसका ऑब्जेक्ट क्या है। दुरुस्त। या आप देखें हर बिल के नीचे तो ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस, तो ये तो हवा में बातें हो रही है ना। सही। और अब जब हवा में बातें हो तो उसका मैं जवाब क्या दूं, जब मुझे पता ही नहीं है कि कौन सा आर्टिकल ये कर रहे हैं, क्या अमेंडमेंट ये कॉन्स्टिट्यूशन में ला रहे हैं, तो उस पर मैं क्या रिस्पॉन्ड करूं। दुरुस्त सर, अगर माजी की मैं बात करूं, जब मोहतरम जो हमारे जरदारी साहिब जब पाबंदा सलासल थे, तो बीबी शहीद जब उनसे मिलने जाती थी तो उनको भी मुलाकात के लिए तंग किया जाता था। इसी तरह जब बीबी शहीद अपने वालिद साहब से मिलने जाती थी तब उनको भी तंग किया जाता था। सर आज ऐसा ही कुछ इमरान खान साहब के साथ भी हो रहा है कि अब उनके बच्चे अगर अपने वालिद से मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं तो हुकूमती वज़रा की तरफ से कुछ धमकियाँ दी जा रही हैं, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब का नाम सर फहरिस्त आता है। जमाइमा खान ने ट्वीट भी कर दिया जिसमें राना साहब की तस्वीर भी थी, उसमें सर तलाल चौधरी साहब का भी अपना था। आपकी जमात के नासिर हुसैन शाह साहब ने फरमाया कि बच्चों को आना चाहिए और जलसे की इजाज़त होनी चाहिए, बिकॉज आपकी जमात ने हमेशा डेमोक्रेसी की बात की है। सर दूसरी तरफ कुंडी साहब फरमाते हैं कि अगर बच्चे कानून हाथ में लेते हैं तो कानून के तहत निपटा जाएगा, अगर कानून हाथ में लेंगे तो गिरफ्तार होंगे। सर आपका क्या स्टैंड है कि अगर कोई बच्चे अपने वालिद साहब से मिलने आते हैं तो क्या उनको इजाजत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ऑब्वियसली क्यों नहीं होनी चाहिए। मतलब है, देखें जी, वो उनके वालिद को एक अदालत से सजा मिली है, और जो जेल मैनुअल है, जेल मैनुअल के मुताबिक जो प्रोसीजर है उस पर अमल दरामद करते हुए किथ एंड किन्स को और इवन रिलेटिव्स को, और बिल्कुल इजाज़त होती है वीकली मुलाकात की, और वो मुलाकात उनकी होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी डिनाइड। जहाँ तक उनका सियासी अमल में हिस्सा लेना है, दैट इज सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ द लैंड। तो सर अभी जो चीनी दरामद की बातें हो रही हैं, आप भी इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है, डू यू थिंक कि ये चीनी दरामद होनी चाहिए? क्योंकि पहले 140 रुपए कीमत थी, अब 200 के लगभग हो गई है। आपका इस पे क्या स्टांस है? हम समझते हैं कि ये गवर्नमेंट की जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की पॉलिसी थी, उसमें मेरा ख्याल है एक्सपोर्ट करते वक्त इन्होंने फोर्स ही नहीं किया कि हमें शॉर्टेज भी हो सकती है।
तो दैट वाज इल प्लान्ड। मतलब मैं समझूंगा कि अब हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये जो कैबिनेट है ये लगता है कि ये इनकी कैपेसिटी नहीं थी या इनकम्पिटेंस थी, या दे कुड नॉट फोरसी कि क्या सिचुएशन अराइज करेगी। पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ और पॉलिटिशियंस हमेशा उसी को समझते हैं कि जो इश्यूज़ को बारे में फोरसी करे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें उनकी कोताही नज़र आती है, या वो प्रॉपर एस्टिमेट नहीं कर सके, प्रॉपरली असेस नहीं कर सके कि क्या सिचुएशन अराइज करेगी। और अभी इट इज़ नाउ जुलाई, और बाय द टाइम कि ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तो अगर 2 महीने लगते हैं तो फिर नवंबर में तो हमारा क्रशिंग सीज़न शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो इसको पॉलिटिशियंस को जहाँ इनपुट ब्यूरोक्रेसी से मिलता है, तो पॉलिटिशियंस आर आंसरेबल टू पीपल ऑफ पाकिस्तान। उनको समझना चाहिए था कि फोर्स ही करना चाहिए था कि क्या सिचुएशन अराइज करेगी। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सानिया जाफर एक्सप्रेस के जख्म अभी भरे नहीं थे कि एक और दिल दहला देने वाला वाकया रूनुमा हो गया। अमन दुश्मनों ने एक और कारी ज़रब लगाई है। बलोचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान ने एक बार फिर मासूम शहरियों को निशाना बनाया है। कोयटा से लाहौर जाने वाली 2 मुसाफिर बसों को रोककर मुसाफिरों को नीचे उतारा गया और फिर उनके शनाख्ती कार्ड देखे गए, और इसके बाद 9 मुसाफिरों को सिर्फ इस बुनियाद पर शहीद कर दिया गया कि उनका ताल्लुक पंजाब से था। ये एक इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या। इस सब मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद। सब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। बलूचिस्तान की अगर मैं बात करूं तो हम बचपन से ही दहशतगर्दी के वाक़यात और वहाँ पे ये नस्ल के बुनियाद पे या किसी की ज़ात की बुनियाद पे कत्ल किए जा रहे हैं। अभी हमारे पुराने ज़ख्म भरते नहीं हैं कि नए ज़ख्म आ जाते हैं। ये क्यों होता है? अभी जाफ़र एक्सप्रेस हो या खिजदार में जो बच्चों को जिस तरह से मारा गया, ये क्यों हो रहा है सब कि आज फिर एक ऐसा एक वाक़या हुआ कि जिसमें लोगों को बसेस से उतारा गया, उनके आईडी कार्ड चेक किए गए और सिर्फ उनका जुर्म और गुनाह ये था कि उनका ताल्लुक पंजाब से था, जिसमें एक ऐसा लड़का शामिल था जिसकी 3 माह पहले शादी हुई थी, जिसमें वो 2 बदकिस्मत बेटे शामिल थे जिनके वालिद साहब फोत हुए थे। उनकी फैमिलीज़ के सामने उनको घसीट के ले जाया गया और फिर उनका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। ये किस तरह देख रहे हैं आप सारी सूरत हाल को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज़ान पहले तो बहुत शुक्रिया फॉर द इनवाइट। ऑफ कोर्स कंडेमेबल, और ये किसी सूरत में भी मैं इसको कंडेमेबल 2-3 कॉन्टेक्स्ट में कहूँगा जी। एक तो जो लॉस ऑफ लाइफ हुआ है, और बसीयत पाकिस्तानी मैं परेशान भी हूँ और दुखी भी हूँ कि ये कब तक हम, जैसे आपने अभी सवाल भी किया, ये हमारा सबका कंसर्न है। बट आई थिंक बलूचिस्तान की एक हिस्ट्री तो रही है जी, और आप कह रही हैं कि हम जो बचपन से क्या, पाकिस्तान की क्रिएशन से पहले भी बलूचिस्तान का रीजन, ये जो फाटा का रीजन है, अफ़गानिस्तान है, ये बीइंग दी एक बफर जोन के तौर पर ही रखा गया। पहले एंग्लो जब एप्लीकेशन थी, एंग्लो रशियन, उसके बीच में फिर अमेरिकन भी जब आए, तो इसको एक बफर, इसको एक ख़ास हद से आगे डेवलप नहीं करने दिया गया। फिर अनफॉर्चुनेटली, आई डोंट वांट टू गेट इनटू द पास्ट, जो हमारी अपनी मिस्टेक्स रही हैं। ये 17 में से 14 सरदार यहाँ पे चीफ मिनिस्टर रहे। यहाँ का जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, जो तो हुकूमत में आ जाते हैं वो तो ठीक है, और जो पावर में नहीं आते वो इवन पॉलिटिशियंस भी वो भी ब्लेम करते हैं जी, वो डेप्रीविएशन को सामने ले आते हैं, वो चीज़ों को भाई आपने दूर करनी थी जब आप वहाँ पे, और हर कोई पावर में रहा है। फिर जो सोशल मूवमेंट्स शुरू होती हैं वहाँ की, वो भी इसी तरह के कॉज पे शुरू इसी तरह ही होती है, लेकिन वो बाद में कन्वर्ट हो जाती है इनटू दी सोशल डिसरप्टिव मूवमेंट्स। तो वो भी फिर उनके भी ताने बाने कहीं और मिलने शुरू हो जाते हैं। फिर स्टेट का भी फेलियर है जी, इट इज़ अ फेलियर ऑफ द स्टेट इन अ वे कि हमने जिनको फंड्स दिए, जिनको पैसे दिए, उनको हमने फिर मॉनिटर शायद उस तरीके से ना कर सके। बट हैविंग सेड दैट, इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है, एक तो ये है कि पीपल आर कॉग्निजेंट कि यार यहाँ पे हो क्या रहा है जी, दे आर सीरियस अबाउट इट, इसको एड्रेस करना चाहते हैं। यहाँ पे चैलेंजेस, मल्टीपल चैलेंजेस है। ऑफ कोर्स देयर इज नो डाउट कि बिग स्पॉन्सर स्टेट इसके पीछे खड़ी है, जो इसकी इंटरफेरेंस उसमें कर रही है, चीज़ों में कर रही है। बट हैविंग सेड दैट, वो एक, मैं आज विच हंटिंग करके उनके ऊपर ही एक सारा कि हम इंडिया पे कर दें और अपनी जो चीज़ें उनको हम ठीक करना ना शुरू करें। एक रियलाइजेशन है, चीज़ें इंप्रूवमेंट की तरफ जा रही है। ऑफ कोर्स इस वक्त जो सिचुएशन है, ये सोचें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि संदूर की फेलियर के बाद इसने एनहांस होना था। दे हैव पुट इन लॉट ऑफ मनी, $6 अरब के तो वो असला जात खरीद रहे हैं जी अपने इंडिया इस वक्त। इमीडिएट जो प्रोक्योरमेंट्स है उसमें से ह्यूज अमाउंट जो है उन्होंने अपनी प्रॉक्सीज में भी इन्वेस्ट किया है। काश के वो अपनी रिजल्ट आ गया ना, उसका रिजल्ट आ रहा है, और वो और करेंगे जी। अब उनको जो क्लाइंट्स अवेलेबल है बलूचिस्तान में, फितना अल हिंदुस्तान, इसलिए तो उनको कहा जा रहा है। फितना अल खवारिज के साथ वो खैबर पख्तूनख्वा की एप्लीकेशन को भी देख रहे हैं।
फिर माजी में हम ये कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं। ये तो चले अभी बलोचिस्तान में जरा प्रोमिनेंटली सामने आया है, हम इनको इसलिए इग्नोर नहीं कर सकते। आपने कराची, आपको याद होगा 90s और 89 90s में, उस वक्त कराची के बीच में भी इसी तरह की इंटरफेरेंस थी। देयर वर सर्टेन एलिमेंट्स जो ओपनली हम देखते थे कि उनके इलाज बॉम्बे में हो रहे हैं, दिल्ली में हो रहे हैं। इसी तरह बलोचिस्तान की लीडरशिप बैठी है। अभी आप संदूर में देखें जितनी कवरेज बलोच डिसिडेंट्स को मिली है, बहुत से पाकिस्तानी जो उनको जानते भी नहीं थे। कल जब मैं ये हिंदुस्तानी चैनल्स देख रही थी उसमें तो वो इतना ज्यादा इसको हाईलाइट कर रहे थे और वो वर्ड यूज कर रहे थे ऑक्युपाइड बलोचिस्तान। हमने पहलगाम की मजम्मत की थी, ये उसको बड़ा ग्लोरीफाई करके दिखा रहे थे। दिस इज द लीड इंस्ट्रूमेंट ऑफ द पॉलिसी, सेफ्रनाइज्ड पॉलिसी की एप्लीकेशन है ये, जो हिंदुत्व की एप्लीकेशन है। फ़र्क ये है कि ये डिफेंसिव ऑफेंसिव के कॉन्सेप्ट के साथ अजीत डोवल के जो इस तरह के माइंड सेट हैं वो तो एप्लीकेशन हो रही थी। अब मोदी जो है वो काइनेटिक प्लस में चलेंगे। मोदी भी जो है वो बेसिकली अनफॉर्चुनेटली ये जो यूज ऑफ फोर्स है ये अब लीड इंस्ट्रूमेंट बन रहा है पूरी दुनिया के अंदर, और ये आगे बढ़ेगा। इसकी एक एग्जांपल आप इसी से अंदाजा लगा लें कि नेटोज के बजट देखें सुजैन, 2% ऑफ द जीडीपी से जब 5% पे जाएंगे तो फ्रिक्शन, वॉर, मिलिटराइजेशन ऑफ द रीजन्स, वेस्ट मिलिटराइज हो रहा है। वो सोसाइटी जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था वो भी मिलिटराइज हो रही हैं। कनाडा जैसा मुल्क $135 बिलियन 2035, $150 बिलियन की प्रोक्योरमेंट्स करेगा टिल 2035। तो ये चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ये है कि इनको जब शिकस्त हुई है संदूर के बीच में, तो अभी उनको एक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार हुआ इंडिया, एक हजीमत उसको उठाना पड़ रही है। तो एक तो वो बात होती है ना जख्मी शेर में, जख्मी शेर तो नहीं कहूंगी, जख्मी गीदड़। तो ये जो गीदड़ है ये हमला करता ही रहेगा। अब इसके लिए हमारे पास क्या बैकअप प्लान होना चाहिए कि हम अपने लोग सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो पंजाबी हैं या बलोचिस्तान में कोई सिक्योरिटी फेलियर है, हम लोग इस तरह कब तक कीमती जानों का ज़िया करते रहेंगे? थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। देखिए, पंजाब सिंध बलोचिस्तान की बात जो है ये दिस इज दी ऑब्जेक्टिव कि लिसानी बुनियादों पर इस बैटल को ले जाया जाए, पंजाब के अंदर नफरत पैदा की जाए बलोच के खिलाफ। नफरत हमने पैदा करनी है टेररिज्म के खिलाफ। पंजाब ने बहुत एक रिस्पॉन्सिबल बड़े भाई की तरह अभी बिहेव करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है कि उसका मकसद क्या है। मकसद ये है कि पंजाबी और बलोच का एक तफरका पैदा किया जाए। देखिए, 95% से ज्यादा बलोच जो है वो पाकिस्तान में यकीन रखते हैं, वो बलोचिस्तान में यकीन रखते हैं, वो अपनी रवायात पे यकीन रखते हैं। ये जो लोग हैं इनका न बलोच रवायात से ताल्लुक है, न बलोचिस्तान के कल्चर से ताल्लुक है, न बलोचिस्तान के जो मोहब्बत है पाकिस्तान से उसमें टू क्रिएट हेट। यस, टू क्रिएट हेट। तो दिस इज द पर्पस। तो हमने इससे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। सर, हमसे गलती कहाँ हुई है? देखिए, हमसे गलती ये हुई है कि हम जब चीजों को इग्नोर करते हैं, मैं जैसे कहा ना, स्टेट का भी फेलियर इस लिहाज से हो जाता है पास्ट में जो हुआ है कि हम इन चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड कह लें या करते रहे, या वो कहते हैं ना निप द इविल इन द बड, शायद वो हमने स्ट्रेटेजी। पाकिस्तान की हमारा एक कल्चर है जी, हम पीस को बहुत ज्यादा चांस देते हैं, हम बातचीत को बहुत ज्यादा चांस देते हैं। देखिए ना, ये नाराज बलोचिस्तान की, मैं आपको छोटी सी, नाराज बलोचिस्तान, ये क्या टर्म है? नाराज बलोच। व्हाट इज नाराज बलोच? नाराज डेप्रीवेशंस क्या पंजाब में नहीं है? आप जरा सराइकी इलाकों में चले जाएं। मैं आई बिलोंग टू अ रिमोट डिस्ट्रिक्ट, अटक से मैं बिलोंग करता हूँ। हमारे इलाकों में वहां पे भी ना पानी है कई जगहों पे, ना तरक्की है उस तरह की लोगों, बट कभी किसी ने उसको मकसद नहीं बना के या सामने उसके ऊपर रेजिस्ट नहीं किया। ठीक है, स्टेट की अंडरस्टैंडिंग है, तो स्टेट को चाहिए था कि स्टेट को अब भी चाहिए कि हर बलोची को फील होना चाहिए कि पाकिस्तान इज देयर फॉर देम। तो दे शुड रीच, जो आप पैसे वहां पे दे रहे, फंड दे रहे। अब देखिए ना, मेन इशू जो हुआ है बलोचिस्तान में सुजैन, मैं जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके सर पे रखना चाहूंगा वो है पुअर गवर्नेंस। यहाँ और कोई मसला नहीं था, लेकिन वो लोग तो कहते हैं हम बहुत अच्छी गवर्नेंस कर रहे हैं। और अब देखिए अगर चीजें हैं तो अभी मैं एक आपको छोटी सी मिसाल दूं, चीजें इंप्रूव हो रही हैं, देयर इज अंडरस्टैंडिंग, बट ऑन ग्राउंड क्या चीज हो रही है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। वी हैव इश्यूज। 83,000 के करीब लेवीज है मिसाल के तौर पे, 60% उनमें से घोस्ट हैं। 93 अरब रुपए का बजट है जी उनका, 93 बिलियन रुपए, इट्स अ ह्यूज बजट। अगर 60% घोस्ट है या है ही नहीं मौजूद, तो ये किसका कसूर है? ये एडमिनिस्ट्रेटर्स का कसूर है जो तो सर अब जिस तरह ये हमला हुआ है, जिस तरह पहलगाम वाक़ये को बुनियाद बना के एक बुज़दिल दुश्मन ने हम पे हमला किया, तो हमें तो पता है कि ये इसमें हिंदुस्तान शामिल है, तो फिर अब हम भी हिंदुस्तान पे हमला कर देते हैं। हमारे देखिए सुजैन, हम वी आर इन अ परपेचुअल स्टेट ऑफ वॉर, एक प्रोट्रैक्टेड वॉर के अंदर हैं। पाकिस्तान इज फाइटिंग दैट वॉर। जहां तक मिलिट्री रिस्पॉन्स का ताल्लुक है, जरा स्ट्रेटेजिक बड़ी बात हम
पहले देख लें कि किस चीज़ में फ्रेम जो है उसको देखते हैं कि जहाँ तक मिलिट्री रिस्पॉन्स का ताल्लुक है, पाकिस्तान हैज़ द कैपेसिटी, पाकिस्तान हैज़ द कैपेबिलिटी एंड पाकिस्तान हैज़ द विल टू रिस्पॉन्ड। और मिलिट्री रिस्पॉन्स जाएगा जिस डोमेन में वो जाएंगे, जो स्पेक्ट्रम हाइब्रिड से लेकर स्ट्रेटेजिक जो भी एप्लीकेशन करेंगे। इशू ये है, नॉट इशू बट हमने तैयार होना है एज अ नेशन टू फाइट दी हिंदुत्वा माइंडसेट। आज ये बदरू मोदी में, कल दोवल में जाएगी, किसी और में नेशन जाएगी। को आप किस तरह देखते हैं कि पहले तो ये शिया सुन्नी के तफरके से नहीं निकलती, फिर कोई पीटीआई का है, कोई पीएमएलएन का है, कोई एएनपी का है, उसके बाद बलोची, सिंधी, पंजाबी, ये कैसे ये नेशन निकलती देखिए, है? ये दुनिया के तमाम ममालिक में इस तरह की चीजें होती है, ये कोई एक अनहोनी चीज नहीं है, लिसानी बुनियादों पर होती हैं, सुपरनैशनल एलिमेंट्स भी होते हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। पिवट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हर यहाँ पे बसने वाले पाकिस्तानी का एक ही होना चाहिए, पाकिस्तान। ठीक है, अल्लाह सुब्हाना तआला ने हमें कलमा दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, पे इस पाकिस्तान की फाउंडेशन हुई है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एवरी पाकिस्तानी शुड बी पाकिस्तान इटसेल्फ, पाकिस्तान फर्स्ट की जो हम बात करते हैं। अच्छा, ये कुछ चीजें होती है कि आप नारे लगाते हैं, कुछ चीजें होती हैं जैसे अब टीवी टॉक शो में बोल दिया, ये कर दिया, लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकली हम क्या कर रहे हैं? तो यही तफरका डाला जा रहा है इस वक्त। देखें, पाकिस्तान ने अगर ये जंग जीतनी है तो ये अवाम की मदद के बगैर नहीं जीती जा सकती, और अवाम ने अगर ये जंग जीती है तो ये उसकी फौज की परफॉर्मेंस के बगैर नहीं। जो कंस्ट्रक्ट है वॉर और पीस का सुजैन, वो एक ही चीज पे खड़ा है, पीस और वॉर दोनों का कंस्ट्रक्ट, दैट इज अवाम और अफवाज का मिलाप, यूनिटी के बीच में। तो दैट हैज टू बी इंश्योर्ड, इट इज डूएबल, ये हो जाएगा। ये इस वक्त सख्त वक्त है, सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन आपने विल शो करनी है। और ये नहीं है कि नेशनल एक्शन प्लान जैसे आप बनाते हैं 2014 में और फिर जब परफॉर्मेंस की जब आती है तो फिर हम, और ये मैं नहीं चाहूंगा कि 2035 में भी मैं पता नहीं जिंदा होऊंगा, यानी जो भी आप प्रोग्राम में बैठे होंगे वो यही कह रहे होंगे कि जी हमने 2025 में ये गलती की है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। पाकिस्तान अब गलतियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।